उन्होंने कहा और उन्होंने स्वीकार किया कि भाई 2020 जैसा कुछ नहीं है और ना ही मैं बाहर जा रहा हूं इंडिया गठबंधन से। कितने लोग बाहर चल जाएंगे लेकिन मैं इंडिया गठबंधन में नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी जो है वो काफी एग्रेसिव भी हो सकता है। जैसा कि लगातार हम चीजों तर्कों में देख रहे हैं, तथ्यों में देख रहे हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो अगली प्लानिंग है उसमें सीट शेयरिंग के समझौता से पहले वो ये एश्योर होना चाहती है कि क्या हम 5 मिल करके इस बार फतह कर सकते हैं किला। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह है हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात। जैसे कि बता दें आपको, भाजपा का जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है या इंटरनल जो सर्वे हो रहा है उसके मुताबिक अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भाजपा या एनडीए की सरकार बन रही है, जिसको लेकर भाजपा अभी थोड़ी सी टेंशन में भी है और इसको लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। हमारे बगल में बाबा बैठे हुए हैं। बाबा, ऐसा क्या लोकसभा चुनाव में जनता का मूड देख क्या भाजपा डरी हुई है क्या? देखिए, आपने जो शुरुआत किया अब है उसमें आपने शुरुआत में ही जो बातें कही कि क्या भाजपा डरी हुई है जी, तो निश्चित रूप से जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं जी, और आप लोग भी लंबे समय से 10 दिन के टूर से आप भी लौट करके आए हैं जी, अलग अलग जगहों पे आप लोग टूर कर रहे थे। उस टूर में आप लोगों ने अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उन सबको लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसके आधार पर, अलग अलग नेता हैं उनके आधार पर, और फिर जो अलग अलग विधानसभाओं में आप लोग घूम करके आ रहे हैं उससे साफ निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनता का मूड है वो कहीं भी क्लियर मैंडेट लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस असमंजस की स्थिति जब आप लोगों के सामने है, चूंकि पत्रकारों के सामने लोग खुल करके बोलते भी हैं, तो निश्चित रूप से जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है। और आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है 10 दिनों के अपने टूर के बाद, कई जिलों से आप दौरा करके आए हैं जी, तो हम अपनी टीम पर भी भरोसा कर सकते हैं। और कई वीडियोस हमारे पास हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि मिले जुले लोगों के विचार हैं। ऐसी स्थिति में जो आपने सवाल पूछा है जी, उस सवाल का जवाब यही है कि 2024 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार नहीं आते तो आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार नहीं आते तो भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 12 सीटें हैं जी, चलिए 12 सीट नहीं, हम 5 सीट और जोड़ लेते हैं, 17 सीटें हैं। चलिए 1 सीट और जोड़ लेते हैं, 18 सीट है। फिर भी 40% ही वो सक्सेस हुई है जी, बाकी सारी सीटें तो नीतीश कुमार ने जो गठबंधन बनाया था गैर भाजपाई दलों का उसके पास है जी। लेकिन नीतीश कुमार को लाना ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 के सर्वे में जो सोच रही थी वो किसी तरह से अपना सरकार केंद्र में बनाने में सफल हो गई। उसमें बैसाखी नीतीश कुमार की है जी, और बिहार में उससे भी कठिन परिस्थिति है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिली हुई है और सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का भी मौका मिलेगा वो किसी तरह का फैसला ले सकती है। जैसे कि बाबा, भाजपा का जो ऐसा माहौल बना हुआ है तो नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? ये भाजपा क्या कर सकती है? आगे का प्लानिंग क्या है? देखिए, भाजपा के प्लान के बारे में तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं बता पाएंगे जी कि भाजपा का क्या प्लानिंग है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके आधार पर अगर हम बात करें जी तो एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कई रणनीतियों पे काम कर रही है जी, जिसमें सबसे बड़ी रणनीति जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नया सोच रही है जी। भारतीय जनता पार्टी उन सूत्रों को की तलाश कर रही है, उन कमियों को निकाल रही है जहां से उसके सरकार नहीं बनने के आसार हैं जी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, वो एक ही कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले बहुत सारा प्रयास किया। आपको याद होगा कि हम लोगों ने खबर भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रवासी बिहारी जो हैं उनको देश भर से अलग अलग राज्यों में जहां जहां रहते हैं उनको लाने के लिए चुनाव में बहुत प्रयास किया। उसके लिए नीतीश कुमार ने बसों की व्यवस्था भी की, ट्रेनों की बात भी की, पर में उन लोगों को लाने की भी बात चल रही थी। ये सभी परिस्थितियां बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे फीडबैक आए हैं कि वो लोग आकर के भाजपा को वोट करें, ये कहना बड़ा मुश्किल था। तो भारतीय जनता पार्टी का वो प्लान तो है ही, लेकिन उस प्लान से भारतीय जनता पार्टी उतना ज्यादा एश्योर नहीं हो सकती है। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं और खास करके जो सर्वे रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं वो सर्वे रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग निश्चित रूप से प्लान बी पे भी काम कर रही होगी। और ये बात हम बार बार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी जो है वो काफी एग्रेसिव भी हो सकता है। जैसा कि लगातार हम चीजों तर्कों में देख रहे हैं, तथ्यों में देख रहे हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो अगली प्लानिंग है उसमें सीट शेयरिंग के समझौता से पहले वो ये एश्योर होना चाहती है कि क्या हम 5 मिल करके
इस बार फतह कर सकते हैं किला, सरकार बनाने की स्थिति में रह सकते हैं। इसी पर सारा फोकस्ड है और इसी को लेकर के आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से अपने आप को जांच परख रही है, अपने साथियों को जांच परख रही है, बयानों को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है और इंटरनल मीटिंग हो रही है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी क्या होगा, किस तरह से उसको चेंज किया जाएगा, वो अभी आना बाकी है। इंतजार कीजिए कि जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उस सर्वे से क्या निकल करके आता है जी। जैसे कि बाबा ये एनडीए का जो सीट शेयरिंग का मामला है वो उसका पेच थोड़ा फंसा हुआ है, ये क्या मामला क्या है जो फेस फंसा हुआ है? देखिए एनडीए के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में से हमने कई बार उसको बताया भी है, इस पर विशेष चर्चा करने की कोई जरूरत है भी नहीं, लेकिन दो बातें बतानी बहुत जरूरी है। इसमें दो फॉर्मूला काम कर रहा है। एक फॉर्मूला जो नीतीश कुमार का है 122 121, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है और चिराग पासवान का जो एग्रेशन आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि चिराग पासवान को जैसे ही नीतीश का फॉर्मूला 122 121 आया वैसे ही उनका जमीन जो है खिसकने लगा कि भाई हमारी डिमांड जो कम से कम 30 सीट है, और ऐसी स्थिति में 122 121 होता है तो उनको 20-22 सीटों से ज्यादा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा फॉर्मूला है कि जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है वो नीतीश कुमार को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में मामला फंसा हुआ है। इस फॉर्मूले को सुलझाने से पहले मैंने जो पहले बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी का इच्छा है कि वो पहले ये तय कर ले कि क्या इन 5 दलों के आधार पर हम सत्ता तक पहुंच पाएंगे। ये सर्वे चल रहा है और इस सर्वे के बाद किसके पास क्या कुछ है वो सब फीडबैक मंगाया जा रहा है। सारे दल जो हैं उन दलों से मंगा लिया गया कि आप किस सीट पे लड़ेंगे, आपका उम्मीदवार कैसा है, ये सारी चीजों पर चयन चल रहा है। आपने सुना भी होगा कि चिराग पासवान सहित अन्य घटक दल के नेताओं ने ये बात बताया था कि जिताऊ उम्मीदवार चाहे जिस दल का भी होगा उस पर प्राथमिकता के साथ उसको लड़ाया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का किसी भी सिंबल पर लड़े, लेकिन मेहनत सब करेंगे। तो निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है, सीट शेयरिंग का मामला जो है अभी अटका हुआ है और ये सीट शेयरिंग का मामला जब तक फंसा रहेगा तब तक आप असमंजस की स्थिति में ही एनडीए को देखिएगा। जैसे कि बाबा बिहार में विधानसभा चुनाव का जो अब बाकी 3 महीना मुश्किल से है, तभी ऐसा नहीं लग रहा है एनडीए का कोई मीटिंग नहीं चल रहा, ना कुछ हो रहा है, ये क्या? इस बात का देखिए आश्चर्य मुझे भी है जी, क्योंकि एनडीए गठबंधन की बैठक जो हो रही है उस बैठक को एनडीए गठबंधन की बैठक और बिहार बेस्ड हो ये नहीं कहा जा सकता है। आज से 4 महीना पहले तक बैठक होती थी जी, क्योंकि 4 महीना पहले तक हमने देखा है कि हर सप्ताह में एनडीए गठबंधन के जो राज्य स्तर के नेता हुआ करते थे या राज्य के जो अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टियों के, वो बैठते थे, प्रभारी बैठते थे और बैठ करके मीटिंग होती थी। उसके बाद मीडिया को संबोधित किया जाता था कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, आगे हमारी रणनीति क्या होगी। उसके बाद प्रवक्ता स्तर की बैठक आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रखंडों में हुआ, ये भी हमने देखा। एक जुटन वहां नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, जदयू के कहने पर या फिर एनडीए गठबंधन में जो सामंजस्य नहीं बन रहा है, जो सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अलग अलग विचार रखे जा रहे हैं या कोई विद्रोह हो जाए कहीं, इसके लिए तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बयानों में तल्खियां आप अक्सर देख रहे होंगे। चिराग पासवान के बयान पर जिस तरह से रिएक्ट किए जीतन राम मांझी, ये भी एक बड़ी बात थी क्योंकि इस तरह का सार्वजनिक मंचों पे नहीं होना चाहिए था। दूसरा आपने देखा कि जिस तरह से चिराग पासवान के बिहार में क्राइम करप्शन को लेकर के बात बयान चला, उस पर आपने नीरज कुमार का बयान देख लिया, वो भी आपको काफी हर्ष कर रहा है। तो ये बातें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसा हुआ है और इसी कारण आपस में बैठकें नहीं हो रही हैं। जबकि आपने देखा होगा कि इन लोगों की बैठकों के देखा देखी महागठबंधन ने जो बैठक शुरू की उसकी 5वीं बैठक हुई हो गई और किस तरह का कोई विवाद नहीं हो रहा है, आराम से स्मूथली चल रहा है। तो निश्चित रूप से इसका अभाव तो नजर आता है और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि बाबा अभी जो सर्वे चल रहा है, इंटरनल सर्वे भी है, बहुत तरह के सर्वे चल रहे हैं, इसमें क्या भाजपा और जेडीयू को टेंशन दे रही है क्या ये सर्वे? निश्चित रूप से टेंशन दे रही है जी। अगर आप ट्रेन के लिए जा रहे हो जी, टिकट आपका कंफर्म हो और कह दिया जाए कि नहीं आज तो भाई मौसम के चलते ट्रेन कैंसिल हो गई, तो आपको टेंशन होगा ही होगा, क्योंकि आप किस जरूरी काम से जाना था आपको, ये तो आप ही जानते हैं जी। रहा सवाल की जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को डरा रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो हम एक सर्वे की चर्चा उसकी भी करेंगे जो इंटरनल सर्वे आरएसएस और बीजेपी करा रही है जी। आरएसएस और बीजेपी का सर्वे भी उनको चौंका रहा है और परेशान कर रहा है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि आरएसएस का एग्रेशन जो बढ़ रहा है और उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। इसी को लेकर के कई मामले फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा कि अध्यक्ष का चुनाव बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वो नहीं हो पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। उसमें देखा जा रहा है कि क्या बिहार बेस्ड किसी को अध्यक्ष बनाया जाए जिससे कि बिहार में उसका फायदा मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाख हाथ पैर पटक दे। आपने अभी भी देखा होगा कि माता सीता का शिलान्यास होने वाला था मंदिर निर्माण का, उस शिलान्यास में
था तो धार्मिक कार्यक्रम, लेकिन उसको राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया। आपने देखा भी होगा किस तरह के बयान उसमें आए, किस तरह से मंच पर ये गरजा गया, किस तरह से कहा गया कि कौन गलती कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है। ये मंच राजनीतिक मंच नहीं था, ये धार्मिक मंच था। और धार्मिक मंच में अगर राजनीतिक चर्चाएं होने लगे तो आप समझ लीजिएगा हंसुआ के बिया में खुरपी का गीत, हमारे यहाँ बड़ा पुराना कहावत है। तो आपने, अब हम आपसे पूछे कि आपका कैसे वीडियो एडिट करें, कैसे बात किए, आपसे ये बात ना करेंगे कि हम आपसे ये पूछने लगे कि आपका शादी कब कीजिएगा, कब ब्याह कीजिएगा, कैसा लड़की चाहिए आपको, तो निश्चित रूप से ट्रैक ही चेंज हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि राजनीतिक मंच बना करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना एग्रेशन दिखाया, अपनी कमजोरी दिखाई, और ये साफ साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाय हुक एंड क्रू बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है। जो शुरुआत हम लोगों ने किया था लगभग उसी धड़े पर अभी हम कायम है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद मैत्री कर सकती है, चाहे किसी को भी लाना हो, किसी को निकालना हो, ये काम वो कर सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सर्वे रिपोर्ट परेशान जरूर कर रहे हैं। और जैसे कि बाबा पहले से ही मतलब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तगड़ा चल रहा है कि हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। भाई 243 ही सीटें हैं। हाँ, आप उसको इलास्टिक तो है नहीं कि लमड़ा दीजिएगा जी। सीट शेयरिंग का समझौता से शुरू से हम पहले आपके पहले प्रश्न से भी मैं बता रहा हूँ कि सीट शेयरिंग का 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, एक स्टेप आप पीछे आइए। दूसरा नीतीश कुमार करना चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी 122 वो हमको दीजिए, 121 वो आप दीजिए, आप जिसको देना दीजिए, हम जिसको देना संतुष्ट कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि ऐसी स्थिति में फिर भी एनडीए गठबंधन में एक विवाद पैदा हो जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है कि आप अगर चिराग पासवान को संतुष्ट नहीं रखते हैं, चिराग पासवान के एग्रेसिव बयान और उनके फिर उस बयान को लेकर के एक तरफ चिराग पासवान ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ही अगुवा होंगे, वही एकमात्र है जो ये भी बात कह रहे हैं कि चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे हमारे 2025 में। ये सभी बात वो कहते हैं चुनाव के बाद मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो वर्तमान सरकार पर उंगली उठाते हैं या ये कहते हैं कि मैं समझौता नहीं करूंगा, अपनी आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ूंगा, तो ये सारी बातें बता रही है कि सीट शेयरिंग के समझौता में चिराग पासवान को अभी भी संशय है कि कहीं 2020 वाली बात न हो जाए। इसी बीच में आपको बता दें कि जब मैंने सीता माता का भी चर्चा किया कि सीता माता का मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, उस शिलान्यास में वो नहीं पहुंचे। उन्होंने कारण भी बताया है, हालांकि 2 दिन से ये चल रहा था, उनका चेहरा खोजा जा रहा था। दिल्ली में जो बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस बैठक में भी वो पीछे छुपे हुए थे। मैंने खोज करके निकाला, सारे मीडिया में चल रहा था कि वो नहीं पहुंचे, खिसियाए हुए हैं, घुसाए हुए हैं, अब हो गया, अब निकल जाएंगे, अब 2020 जैसा कर दें। मैंने खोज करके निकाला और मैंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान हैं। भाई इतने लोगों का 543 को सांसद हैं, उसमें से 292 सांसद जो हैं वो आपके एनडीए गठबंधन के हैं। तो उसमें निश्चित रूप से हर बार आप बॉस के बगल में ही नहीं ना हो सकते हैं, कभी कभी आप ही को देर हो जाए तो बॉस के पास पहुंचने में दिक्कत होगी। तो ये हुआ। उन्होंने यहाँ सीतामढ़ी वाली बात भी कही कि वो सीतामढ़ी गए जरूर थे, लेकिन संयोग था, बारिश थी, मौसम भी खराब था और कार्यक्रम आपने देखा हो कितना देर होते जा रहा था, विलंब होते जा रहा था। तो इस बात को लेकर के वो उनके यहाँ घर में पूजा भी था, उसको लेकर के भी वो गए तो थे, लेकिन संयोग से लेट पहुंचे, कार्यक्रम तब तक समाप्त हो चुका था। बारिश का वजह है, कई जगह बाढ़ आया हुआ, मैं ही गया था हरिहरनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। तो मुझे कई बार कई रूट को बदलना पड़ा। इस रूट से जा रहे थे तो लोग कहते नहीं इधर से मत जाइए बाबा, इधर से बाढ़ आया हुआ है, नई गाड़ी पार करेगी। उधर से जाइए तो नहीं बाबा, इसी भी रास्ता बंद है, अगले में जाइए तो भी। लास्ट में करके हम हाईवे से होकर बाईपास से होकर के हम लोग को जाना पड़ा और वहां से हम लोग पहुंच पाए मंदिर के पास। तो निश्चित रूप से समय तो हम लोग को लगा, जो 2 घंटा में काम करके आना था 4 घंटा 5 घंटा लग गया हम लोगों को। तो निश्चित रूप से बारिश का समय है, बाढ़ का समय है, ये बात उन्होंने कहा और उन्होंने स्वीकार किया कि भाई 2020 जैसा कुछ नहीं है और ना ही मैं बाहर जा रहा हूँ एनडीए गठबंधन से। कितने लोग बाहर चल जाएंगे, लेकिन मैं एनडीए गठबंधन में नहीं। तो जैसे कि बाबा सीटों के लिए मारामारी चल रहा है, तो इसमें क्या नए दल की एंट्री हो सकती है क्या? ऐसा हाँ, आपने ये जो बात कही ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इस बात को कहने के लिए मुझे वो आरएसएस वाली बात एंगल एक बार फिर से लाना पड़ेगा। देखिए आरएसएस ने अपने स्तर से सर्वे कराया है, उस सर्वे में आरएसएस वर्तमान जो एनडीए गठबंधन है उस स्वरूप के साथ साथ कंफर्म नहीं है कि वो सत्ता में आ जाएगा। और मैं बार बार बता रहा हूं कि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला ले सकती है। तो आरएसएस के सर्वे से जब ये बात आ गई, भाजपा का कई सर्वे हुआ है, चिराग पासवान ने अपने स्तर से सर्वे कराया है,
जदयू अपने स्तर से सर्वे करा रही है, उन सभी सर्वे में ये बात क्लियर नजर आ रहा है कि कांटे की टक्कर है। तो आप एक बात समझ लीजिए, आपके जीतने और हारने की संभावनाएं बराबर हों जी, तो आप निश्चित रूप से या तो मैच को और बेहतर खेलना चाहेंगे या कोई नया दांव सीखना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें मारामारी तो सीटों को लेकर के है ही, लेकिन कुछ नए दलों की एंट्री की बात कही जा रही है। इधर बीच में आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी दिल्ली गए थे, हालांकि मुकेश सहनी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि नहीं, उनको कहीं नहीं जाना है, लेकिन वो होगा कैसे। तो एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मेरे पास आया, मैं उस फॉर्मूला को भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कौन इन होगा कौन आउट होगा ये तब तय होगा जब सीट शेयरिंग को लेकर के एक स्टेप पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो इसमें सभी दलों को, जो 5 दल हैं, पांचों दलों को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यदि आपके घर में परिवार के 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों के लिए भोजन बना हुआ हो और उसमें से अगर मानते हैं 2 गेस्ट कोई आ गया तो अलग से बनाने के लिए तो आप मजबूर नहीं, उसी में से एडजस्टमेंट होगा। तो किसी न किसी का एक रोटी अगर पांचों का कम किया जाएगा तो 5 रोटी निकल जाएगा, तो गेस्ट को आप खिला सकते हैं। वही करना पड़ेगा कि सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप डाउन होना पड़ेगा, और इसके लिए तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो मेरे पास आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के हिसाब से जो फॉर्मूला मेरे पास है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तय मान के चलिए कि हो सकता है कि इसमें से कोई एक स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं हो। आपके परिवार का ही कोई आदमी कहे कि नहीं भैया हमरा तो हमें को रोटी नहीं देंगे, हम आधा भी नहीं देंगे, हमारा अपने भूख लगा हुआ है, आप ही हमको दे दीजिए ना कोई रोटी। तो हो सकता है कि किसी को उसमें से 2 रोटी भी देना पड़े। अगर इसके लिए कोई तैयार है तो ठीक है, और नहीं तो अगर उसको नहीं देगा तो आप लोग जब प्रेशर बनाइए तो किसी आ कहेगा कि चलो सब ले जाओ, हम जा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे, हम आज खाने नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगा हमारा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन से कोई दल बाहर जा सकता है, कौन जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अब तक जो सीट शेयरिंग का समझौता जितना भी आया है उसमें 2 लोग संतुष्ट नहीं है, या कहा इनफैक्ट कहा जाए 3 लोग संतुष्ट नहीं है। 2 तो बड़े दल हैं, क्योंकि भाजपा और जदयू ये दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी। 100 सीट हो, 100 से 5-10 नीचे, 5-10 ऊपर, यही होगा। लेकिन बाकी के दलों में ये संशय है कि किसी को 6 मिलेगा, किसी को 7 मिलेगा, किसी को 22 मिलेगा, कि 25 मिलेगा, कि 30 मिलेगा, ये संशय है। इसी को लेकर के सब अपना अपना शक्ति पर भी परीक्षण कर रहे हैं, और इसी में से कोई एक बाहर जा सकता है। विशेष परिस्थिति में नीतीश कुमार के बारे में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को यह एहसास हो जाए कि उनको उनका डिमांड पूरा नहीं होगा, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको नहीं किया जाएगा, तब वो हो सकता है कि कहीं कोई बड़ा डिसीजन ले। लेकिन छोटे छोटे दल जो हैं उनके बाहर जाने की और छोटे दलों के ही अंदर आने की संभावना पड़ रही है। जिसमें हमने एक नाम तो आपको बताया कि हो सकता है कि इसमें मुकेश सहनी की एंट्री हो, लेकिन उससे भी बड़ा एक और बड़ा गेम जो है वो चल रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी के वोट बैंक को लेकर के ये संशय है भारतीय जनता पार्टी को कि उस साइड से इस साइड आएंगे तो क्या वो अपने वोटों को ट्रांसफर करा पाएंगे, और जितना बल्क में चाहिए उतना करा पाएंगे। एक संशय यह है, तो इसलिए मुकेश सहनी का डिमांड भी बड़ा है। दूसरा नाम है आईपी गुप्ता का। आईपी गुप्ता का डिमांड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनका एक पेचीदा डिमांड है कि उनको उनके जाति को, ताती तत्वा को जैसे आरक्षण से बाहर कर दिया गया है, तो आईपी गुप्ता का कहना यह है कि आप हमारे जाति को जिस आरक्षण को आपने छीना है उस आरक्षण की श्रेणी में देने का एक चिट्ठी निकाल दीजिए। हमारा 20 लाख 40 लाख वोट आपका अपना है, क्योंकि उनकी संख्या उनके अनुसार 1 करोड़ के आसपास है। 80 लाख से 1 करोड़ बताते हैं कि मेरी संख्या है, तो 50% 40% है मान लेते हैं, 40% 1 करोड़ है तो 40% मान लेते हैं कि अगर वोटर है तो 40 लाख वोटर हो गए। 40 लाख में हम 58% मान लेते हैं कि वोट देंगे तो 20 लाख हो गए। ये 20 लाख जिस तरफ जाएगा वो एक बल्क में जाएगा, क्योंकि आईपी गुप्ता ने जिस तरह का अपने समाज के लोगों को आंदोलन के माध्यम से एकजुट किया है, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा वोट बैंक जो है एक जगह जाएगा, 1% 2% को छोड़ करके, क्योंकि 1-2% तो हर जगह दाएं बाएं होता ही है। तो ऐसी स्थिति में ये वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और डिमांड भी बहुत ज्यादा नहीं, उनको नहीं कह रहे हैं हमको 50 को सीट दीजिए, हमको 40 को सीट दीजिए। उनका डिमांड 10 सीट के आसपास है, उसमें 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, जो कंफर्टेबल हो वो देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आईपी गुप्ता एक बड़े कहा जाए तो एनडीए गठबंधन के पार्ट हो सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं चल रहा है। अब
निश्चित रूप से वो सीट शेयरिंग का समझौता कैसा होगा उस पर भी हम आपको चर्चा करके बताएंगे। जी, तो जैसे कि बाबा जिस हिसाब से अभी सीट शेयरिंग का बात चल रहा है, तो ये कैसे होगा, नया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है और किसे मिलेगी कितनी सीट, इसमें क्या है? देखिए, मैंने आपके परिवार की बात कही, परिवार में खाना बन गया है तो कैसे एडजस्ट करेंगे, मैंने बताया कि सबको थोड़ा थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो वर्तमान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उसमें कहा यह जा रहा था कि जो 243 सीटें हैं उसमें से 101 या 100 सीट दे दिया जाएगा दोनों बड़े दलों को, जदयू और आरजेडी। उसमें किसी को 101 या किसी को 100 दीजिए, तो बाकी 42 सीटें मान के चलिए बचती हैं। तो 42 सीटों में से 30 सीट दे देने का बात था कि चिराग पासवान को दे दीजिए। उनके 5 सांसद भी हैं और वो उनके पास वोट बैंक भी ज्यादा है, बड़ा है, 5% से ऊपर 7%, 8% उनका वोट है। वो बाकी जो बचती है सीटें उसमें से आपको 11 सीटें बच जाती हैं, तो किसी को 6 किसी को 5 दे दीजिए, यानी 6 सीट आप जीतन राम मांझी को और 5 सीट इनको उपेंद्र कुशवाहा को दे दीजिए। तो इसमें सीट शेयरिंग का समझौता होना था, लेकिन अब उसमें अगर मान लेते हैं कि आदमी को बढ़ाना पड़ेगा या 2 आदमी को बढ़ाना पड़ेगा, तो सीट तो इन लोगों के पास ऑटोमेटिक कम है जी। तो निश्चित रूप से सबको थोड़ा थोड़ा उसमें से सोचना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि कहीं मुकेश सहनी आ जाते हैं, तो मुकेश सहनी तो आईपी गुप्ता की तरह है नहीं, और हालांकि आरक्षण उनका भी डिमांड है, वो भी चाह रहे हैं कि हमारे जाति को आरक्षण दीजिए, हम भाई कई राज्यों में है तो हमारे इस राज्य में भी मिलना चाहिए, तो उनका डिमांड है। लेकिन जो सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला होगा उसमें 10-11 सीटों पर उनको मनाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई कमिटमेंट किए जा सकते हैं, एमएलसी का कमिटमेंट हो सकता है, राज्यसभा का कमिटमेंट हो सकता है, ये सारी बातें चल सकती हैं। आईपी गुप्ता आएंगे तो आईपी गुप्ता को भी कम से कम अगर बहुत अलग स्थिति होगी तो 5 से 6 सीटें उनको देनी पड़ेंगी। अगर बहुत ज्यादा समझौता करेंगे तब 10 से नीचे वो मानेंगे नहीं। लेकिन चूंकि उनकी पार्टी भी नहीं है और उनका डिमांड, मुख्य डिमांड जो है वो कुछ और है, उनको फिर से आरक्षण में अपने जाति को शामिल कराना है, तो ये है। तो जो नया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो ये हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड को 91 सीटें, यानी 100 से नीचे 90+1 91 सीटें उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें, यानी 10-10-20 सीट तो यहीं घट गया जी। इसके बाद 25 सीटों पर, जो 30 पर थे वो 25 पर आ सकते हैं, 25 से लेकर के 26-27 सीटों तक आ सकते हैं चिराग पासवान। 11 सीटें वीआईपी को दी जा सकती हैं। इसके अलावा 11 सीटों पर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 9 सीट दिया जा सकता है उपेंद्र कुशवाहा को, और 5 सीट आईआईपी को दिया जा सकता है। अगर ये सातों दल एक साथ आते हैं तो अगर ये सातों नहीं आते हैं तो वीआईपी को अगर माइनस कर लेते तो 11 सीटें बढ़ जाती हैं। इन 11 सीटों में से बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन परिस्थितियां ये हैं कि जब आएंगे तो ये दोनों को लाने के बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सत्ता की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। अगर ये नेक्सस बन जाता है तो, क्योंकि इस वोट बैंक को अगर जोड़ करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी का 22% वोट, नीतीश कुमार का 15% वोट, चिराग पासवान का 7% वोट, मुकेश सहनी का 5% वोट उनका भी मान के चलिए आप, अगर बहुत बेहतर स्थिति में रहे तो। इसके बाद हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का 2.5 से 3% वोट, इसमें उपेंद्र कुशवाहा का 4% के आसपास वोट, और आईपी गुप्ता का इस पूरे वोट बैंक में 5% वोट। इसको भी आप मान लीजिए 20 लाख के आसपास वोट है तो लगभग 4 से 5% के आसपास होता है। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए आप कि जो परिस्थिति बनती है उसमें जीतने का आंकड़ा आपका माने 50% से एबव आप हो जाते हैं तो आप सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है, इसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और एक रात के लिए एक रोटी इस लोगों को कम खानी पड़ेगी, और ये 5 साल तक लिए कंटिन्यू करेगा। तो जैसे कि आपने सुना कि भीतर की बात में कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो सर्वे आ रही है उसमें एनडीए थोड़ी से खतरे पे दिख रही है। एनडीए का कोई सीट शेयरिंग का अभी तक फॉर्मूला भी नहीं निकला है, तो आगे क्या होता है देखते रहिएगा हमारे चैनल को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।